हिमाचल प्रदेश को अगर समझना है ना, तो सिर्फ नक्शे और तारीखें काफ़ी नहीं हैं। नहीं, इसकी असली कहानी वो तो छिपी है इसके पहाड़ों की ऊंचाई और घाटियों की गहराई में। आज हम यही समझेंगे कि कैसे इस भूगोल ने हिमाचल की सियासत को शेप दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हिमाचल की कहानी की शुरुआत होती है 1 नंबर से। 7025 मीटर। अब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये प्रतीक है उस जबरदस्त ऊंचाई का जो एक ही प्रदेश के अंदर मिलती है। और सच कहूं तो यही वो चीज है जो हिमाचल को सबसे अलग बनाती है। हिमाचल की असलियत वो इस तस्वीर में है। सोचिए, एक तरफ 3500 मीटर की निचली पहाड़ियां और दूसरी ही तरफ 7000 मीटर के बर्फीले शिखर। जरा सोच कर देखिए, एक ही राज्य में जमीन से लेकर लगभग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक का सफर। कमाल है ना? यही जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यही हर चीज की नींव है। ऊंचाई का ये जो जबरदस्त फर्क है ना, यही हिमाचल को 3 अलग-अलग दुनियाओं में बांट देता है। और हर दुनिया का अपना मौसम है, अपनी वनस्पति है और अपना एक बिल्कुल अलग अंदाज है। सचमुच ऐसा लगता है जैसे एक प्रदेश के भीतर 3 प्रदेश बसे हों। तो चलिए, इन 3 परतों को एक चढ़ाई की तरह समझते हैं। हमारा सफर शुरू होता है एकदम उपजाऊ मैदानों से और खत्म होता है बर्फीले शिखरों पर। सबसे नीचे आते हैं शिवालिक, फिर बीच में है मध्य हिमालय और एकदम टॉप पर सबसे ऊपर महान हिमालय। तो सबसे पहली, सबसे निचली परत है शिवालिक, जिसका मतलब है शिव की जटाएं। ये 350 से 1500 मीटर का उपजाऊ इलाका है, मक्का और गेहूं के लिए एकदम परफेक्ट। इसके ऊपर चढ़ते हैं तो आता है मध्य हिमालय, जहां धौलाधार और पीर पंजाल की चोटियां बस आसमान छूती हैं। और फिर सबसे आखिर में सबसे ऊंचा है महान हिमालय, 4500 मीटर से भी ऊपर। यहां किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे इलाके हैं। और हां, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला भी यहीं पर है। अच्छा, अब महान हिमालय की एक और बहुत खास बात है। ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बहुत सिंपल है। जब मानसून की हवाएं दक्षिण से आती हैं ना, तो वो मध्य हिमालय की ऊंची चोटियों से टकरा जाती हैं और अपनी सारी नमी, सारा पानी वहीं बरसा देती हैं। अब जब तक ये हवाएं महान हिमालय को पार करती हैं, वो लगभग सूख चुकी होती हैं और नतीजा लाहौल स्पीति एक ठंडा रेगिस्तान बन जाता है ना? इंटरेस्टिंग। अब इस पूरे भूगोल को, इन सारी परतों को एक धागे में कौन पिरोता है? वो काम करती हैं हिमाचल की 5 बड़ी नदियां। और ये सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो इस प्रदेश की जीवन रेखाएं हैं, लाइफलाइंस हैं, जो संस्कृति और इतिहास को पहाड़ों से मैदानों तक पहुंचाती हैं। और हर नदी की अपनी एक अलग, अपनी एक खास कहानी है। आपको पता है, इन नदियों के नाम उतने ही पुराने हैं जितने ये पहाड़ खुद हैं। सतलुज, जिसे वेदों में शुतुद्री कहा गया, रावी, पुरुषनी और चिनाब, अस्किनी। ये सिर्फ इतिहास की किताबों के नाम नहीं है, नहीं, ये नाम तो आज भी यहाँ के गीतों में, यहाँ की लोक कथाओं में जिंदा है। ये हमें इन नदियों की गहरी जड़ों की याद दिलाते हैं। चिनाब का जो संस्कृत नाम है ना, चंद्रभागा, वो तो सीधे सीधे ज्योग्राफी से ही निकला है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाहौल स्पीति में एक जगह है तांदी, वहां पर 2 धाराएं मिलती हैं। एक का नाम है चंद्र और दूसरी का भागा। और जब ये दोनों मिल जाती हैं, बस उसी के बाद ये नदी चंद्रभागा या चिनाब कहलाती है। अच्छा, इन 2 बड़ी नदियों में भी एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। सतलुज जो तिब्बत से आती है, वो हिमाचल में सबसे लंबा सफर तय करती है, पूरे 320 किलोमीटर। लेकिन अगर हम पानी की मात्रा देखें, मतलब वाटर डेंसिटी, तो चिनाब प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, यानी उसमें पानी का बहाव सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो हुई कुदरत की बात, ज्योग्राफी की कहानी। अब देखते हैं कि इंसानों ने इस भूगोल को एक राजनीतिक पहचान कैसे दी। हिमाचल प्रदेश का जन्म 1 या 2 नहीं, बल्कि 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हुआ था। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो इसका सफर शुरू हुआ 1948 में एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तौर पर। फिर 1951 में इसे पार्ट सी राज्य का दर्जा मिला। 1954 में बिलासपुर भी इसमें आ मिला। 1956 आते आते ये केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बन गया। और फिर एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 1971 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब यहां एक शब्द आया है, पार्ट सी राज्य। सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या था। तो देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा राज्य था जिस पर केंद्र का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल था,
लेकिन उसे अपनी एक छोटी विधानसभा और सरकार चलाने की इजाजत थी, मतलब पूर्ण राज्य के दर्जे से बस एक कदम नीचे। हिमाचल के बनने की कहानी में कई मोड़ आए, लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक मोड़ आया वो था 1 नवंबर 1966। ये तारीख हिमाचल के इतिहास की शायद सबसे महत्वपूर्ण तारीख है। एक ऐसा दिन जब प्रदेश का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और ये जो बदलाव था वो कितना बड़ा था, ये ग्राफ साफ साफ बता रहा है। हुआ ये कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जैसे पंजाब के जितने भी पहाड़ी इलाके थे वो सब हिमाचल में आ गए। और नतीजा ये हुआ कि रातों रात प्रदेश का क्षेत्रफल 106% बढ़ गया, मतलब नक्शा लगभग 2 गुना हो गया। और इस इतने बड़े विलय ने हिमाचल के अंदर ही 2 पहचानों को जन्म दिया, एक पुराना हिमाचल और दूसरा नया हिमाचल। देखिए, पुराने हिमाचल में चंबा और मंडी जैसे इलाके थे जो शुरू से ही इसका हिस्सा थे, और नए हिमाचल में पंजाब से आए कांगड़ा और शिमला जैसे क्षेत्र थे। अब पंजाब का हिस्सा रहने के कारण ये नए इलाके ज्यादा डेवलप तो थे, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल बैकग्राउंड भी थोड़ी अलग थी, और इसी ने एक नई सोशल डायनामिक को जन्म दिया। अब इस विशाल विलय के बाद पूर्ण राज्य का जो दावा था वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया। क्यों? क्योंकि अब हिमाचल एक बड़ा और इकोनॉमिकली ज्यादा केपेबल प्रदेश बन चुका था। और इसी के चलते एक लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद 25 जनवरी 1971 का वो ऐतिहासिक दिन आया। सोचिए, शिमला के रिज मैदान पर बर्फबारी हो रही थी, और उसी के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा की। क्या सीन रहा होगा। तो ये है हिमाचल की कहानी, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि ये सिर्फ पहाड़ों और नदियों का प्रदेश नहीं है। नहीं, इसका असली चरित्र, इसका कैरेक्टर गढ़ा है इसकी भूगोल ने, इसकी नदियों ने, और हाँ, 30 रियासतों से एक पूर्ण राज्य बनने के इसके अपने अनोखे सफर ने। तो चलिए फटाफट से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, हिमाचल की जबरदस्त ज्योग्राफी ने 3 अलग अलग सांस्कृतिक और आर्थिक जोन बनाए। दूसरी, इसकी 5 नदियां इसकी हिस्टोरिकल लाइफलाइंस हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, 1966 का विलय इसके बनने की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने पुराना बनाम नया हिमाचल की डायनामिक पैदा की। और आखिरी बात, 30 रियासतों से भारत का 18वां राज्य बनने का यह सफर एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। और अंत में एक सवाल, 1966 का वो ऐतिहासिक विलय जिसने 2 अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल रीजन्स को एक कर दिया, क्या उसका असर आज भी हिमाचल की राजनीति और समाज में महसूस होता है? क्या पुराने और नए हिमाचल की वो लकीरें आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? इस पर सोचेगा जरूर।